हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आनंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और आइए, अभी हमने हाल ही में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म किया और उसमें हमने अपने पृथ्वी के अक्षांश देशांतर से लेकर के हमने यहाँ विश्व की जलवायु विज्ञान तक को हमने कहीं ना कहीं देखा। और अब हमारा जो टॉपिक, हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है, वो हम अपने भारत के भूगोल को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं आपसे। और अब हम भारत के भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। और भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि हमको इस सिलेबस में पढ़ना क्या है, देखना क्या है, जानना क्या है, और हम हमारे भारत के भूगोल के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सवाल ये होता है कि अगर हम भारत के भूगोल को हम देख रहे हैं या भारत के भूगोल का अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम बेसिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम इसको देख लेते हैं। और आज बेसिक सा आज हमारा एक छोटा सा एक सिलेबस के ऊपर हम बात करते हैं। और सिलेबस का आज हमारा जो पार्ट रहेगा, तो देख लेते हैं आज जो हमारा सेगमेंट होने वाला है, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो सेशन है, कहीं ना कहीं आज हमारे भारत के सिलेबस के बारे में है कि हमको अगर भारत हमको पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमको वो एकदम पूरा भारत देखना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने भारत का भूगोल। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो भारत का भूगोल के ऊपर होने वाला है, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर हमारा आज का क्लास होने वाला है। तो आइए आज हम देखते हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल को बेसिकली हम कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि भारत का भूगोल भी अलग अलग सेगमेंटों में डिवाइडेड है। जैसे कि अगर हम देखें कि भारत के भूगोल में कुछ चीज़ें हम ऐसे कि भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे, हमारे भारत के बारे में। भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। अब भौतिक भूगोल के बाद दूसरा होता है हमारा क्या, भौतिक भूगोल के बाद होता है हमारा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के बाद होता है हमारा क्या, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल। चौथा होता है हमारा राजनीतिक भूगोल। और पांचवा होता है हमारा क्या, समसामयिक मुद्दे। समसामयिकी मुद्दे। अब कई लोगों का ये एक बड़ा क्वेश्चन था अभी कुछ मेरे छात्रों का कि सर ये समसामयिकी मुद्दे क्या है। तो जनरली हमारे पास या पिछला जो करंट जो वर्ष था, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ मानव या कुछ आपदाएं या कुछ ऐसी घटनाएं जो लगातार पूरे वर्ष चर्चा में रहे हों या चर्चित रहे हों, उनको हम समसामयिकी मुद्दे के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए हमने ये पांचवा मुद्दा समसामयिक मुद्दे हमने भी अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो अब हम इन पॉइंटों को एक एक करके देख लेते हैं कि अगर हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो इस भौतिक भूगोल के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होने वाला भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे हम। भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल का मतलब ये होता है कि भौतिक जो चीज़ें हमारी प्राकृतिक से उत्पन्न हुई हो, जिसको किसी के माध्यम से ना बनाया गया हो, जो प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न हुई हो, उनको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं या भौतिक भूगोल के अंदर रहकर रखकर हम उनको पढ़ते हैं। इस भौतिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल भी इसका एक नाम है, प्राकृतिक भूगोल। अब तो सबको स्पष्ट हो गया होगा कि जो चीज़ें प्राकृतिक से उत्पन्न हुई हों उनको हम प्राकृतिक भूगोल का नाम देते हैं। जैसे अब प्राकृतिक भूगोल के अंदर
अंतर्गत हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमारे भारत का विस्तार या भारत की चट्टानें। अब ये भौतिक के भूगोल के अंतर्गत थोड़ा सा एक चीज़ और आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं मृदा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे हमारे भारत की वनस्पति, इसके अंदर हम देखेंगे अपवाह तंत्र, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पर्वत, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे मैदान। ये सारी चीजें हम इन पर चर्चा करेंगे। ये हमारे प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक्स आती हैं, क्योंकि ये जनरली प्राकृतिक से उत्पन्न है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, तो इसको हम प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम इनका पढ़ते हैं। अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मृदा, वनस्पति और अपवाह तंत्र, पर्वत और मैदान, तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में अगर हम और डिस्कस करें, थोड़ा और आगे चलते हैं, तो जैसे कि अगर मैं देखें कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे इस भारत देश को भी अलग अलग भूभागों में बांटा गया है, या कई बार क्या होता है कि हमारे भारत को अलग अलग एरियाओं में बांट कर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत को कई बार बांटने का जो पर्पस होता है, कहीं ना कहीं हमारे भारत की तो जलवायु के तौर पर हम बांट सकते हैं, या उनके स्थलाकृतियों के माध्यम से बांट सकते हैं, या एक चीज़ और होता है कि हमारे भारत में बहुत प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो पहला हम देखते हैं कि भारत की चट्टानें या भारत की चट्टानी संरचना के आधार पर भी हम हमारे भारत को कुछ भागों में बांट करके हम उनके छोटे छोटे भूभागों का एकदम एक तरफ से हम अध्ययन करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भारत के चट्टानों की बात करें कि हमारे भारत में एक्चुअल कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो जैसे अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे उत्तर तरफ पूरा ये जो हमारा उत्तर वाला एरिया है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो ये वाला पूरा एरिया हमारा पूरा ये पर्वतीय एरिया पाया जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं। फिर हमारा मध्य भारत की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा मध्य भारत के एरिया वाला होता है, यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे नए नए प्रकार के चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। कई ऐसी चट्टानें जिनके बारे में हमने आज तक कभी देखा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, और कहीं ना कहीं हमको चट्टानों के बारे में अध्ययन करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन चट्टानों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो भारत की जो चट्टानें हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आर्कियन चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा होता है हमारी धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चट्टान होगा कुडप्पा की चट्टान है, कुडप्पा क्रम की चट्टान है। विंध्यन क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। छठा हमारा है दक्कन क्रम की चट्टान है। दक्कन क्रम की चट्टान है, इसके बाद होता है टर्सरी, इसके बाद होता है क्वाटरनरी, है ना। तो ये सारी जो चट्टानें हैं, इसमें लिख देता हूं मैं क्वाटरनरी, और ये एक प्रकार के हमारे चट्टान हैं जो कि भारत के विभिन्न अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। तो इनका भी हमको अध्ययन करना है, और इन चट्टानों पर हम कौन कौन सी चीज़ें अध्ययन करेंगे, तो इसका एक हमको यहाँ पे देख लेते हैं। इन चट्टानों में सबसे पहले कहीं ना कहीं हम इनके उत्पत्ति का कारण पढ़ेंगे कि अगर ये उत्पत्ति है तो इनका कारण क्या रहा है, या ये चट्टानें कैसे बनी हैं, पहली चीज़ उत्पत्ति या इनका बनने का कारण, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम इसमें देखेंगे
कि अगर हमारे यहाँ अगर कुछ चट्टानें हैं तो इन चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है, या इन चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो हम कुछ खनिज संपदा की बात कर लेंगे, इन खनिज संपदा। और दूसरी बात, इन जो चट्टानें हैं इनकी बनावट भी देख लेंगे हम, बनावट। अब ये बनावट ये तो प्राकृतिक तौर पर हो सकते हैं, तो प्राकृतिक तौर पर इन बनावटों का कुछ ना कुछ तो महत्व होगा, या कैसे बने होंगे, कुछ ना कुछ घटनाएं तो घटी होंगी। तो हम इनके बारे में एकदम बेसिक सा बात करेंगे। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, ये हम भारत की चट्टानों के बारे में देखा। अच्छा, इसी के अंतर्गत एक और हम, इसी के बाद ये जो हमारा ए पॉइंट है, इसके बाद हम हमारा बी पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट बी में हम देखते हैं कि हमारे भारत को हम और भी भौतिक विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से हम भारत को और भी, जैसे हम लिखते हैं भारत का विभाजन, भारत का विभाजन, भारत का विभाजन। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं भारत का विभाजन, तो भारत को भी हम 2-3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, भारत का पर्वतीय प्रदेश, भारत का पर्वतीय प्रदेश, हम भारत को पर्वतीय प्रदेशों के बारे के रूप में भी हम हमारे भारत के कुछ एरिया को हम उसके रूप में अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा भारत का जो मध्य वाला जो एरिया है, जो मध्य भारत का एरिया है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल मैदान पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान हम भारत को एक इस रूप में भी हम अध्ययन कर सकते हैं, भारत के कुछ एरियाओं का। इसके बाद और भी होता है कि हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी हम इसका अध्ययन करेंगे। चौथा होता है हमारे भारत के तट पर तटवर्ती प्रदेश, जो हमारे भारत के जो तट से जो प्रदेश लगे हुए हैं उनके बारे में, तो हमारे भारत के तटवर्ती प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश में भी हम देखेंगे। इसके बाद एक हमारा पांचवा पॉइंट मैं आपको यहां लिख देता हूं। पांचवा पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारे भारत देश से बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो आज कहीं ना कहीं महासागरों में हैं, समंदर में हैं, और वो कहीं ना कहीं आज कुछ तो जलमग्न हो गए हैं, कुछ आज भी हैं वहाँ पे। तो उनको हम, वो हमारे द्वीप है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। तो इनके बारे में अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वीपीय प्रदेश के भी रूप में हमारे भारत को हम अध्ययन करेंगे, या उसको हम एक प्रकार से डिवाइड करके हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पांचवा होगा हमारा क्या, द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। तो ये होता है हमारा भारत को हम इन क्रमों में हम हमारे भारत के अंदर अध्ययन करने वाले हैं, और इन क्रम में हम हमारे भारत की सारी भौतिक संरचनाओं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो और भी हमारी सारी चीज़ें बची, जैसे कि अभी वनस्पति बचा हुआ है, अपवाह तंत्र है ना, तो ये भी सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे, और ये सारी चीज़ें होंगी हमारे में। और अभी जलवायु वगैरह भी बचा हुआ है, तो ये हम सारी भौतिक के अंदर देखते हैं, क्योंकि भौतिक जो होता है हमारा, ये कोई मानव निर्मित तो नहीं है ये सारी चीज़ें, तो इनको हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक भूगोल के अंदर ही अध्ययन करेंगे हम। तो अभी हमारा सिर्फ भौतिक भूगोल चल रहा है, ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लिए तो अच्छी बात है। इसको अपन बता देते हैं।
आगे का हमारा जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला है अपवाह तंत्र। पॉइंट नंबर सी, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र या नदी तंत्र, या नदी तंत्र। अब हम जो नदी तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं, नदी तंत्र को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। नदी तंत्र को एक होते ही हमारा हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा होता है हमारा का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हम ये देखेंगे। अब हिमालय से जो निकलने वाली जो मुख्य नदी है, जैसे कि हमारी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और ये गंगा वगैरह हैं, तो हम इनको हमारे हिमालय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो कि बड़ी नदियां हैं उनको हम हिमालय नदी के अंतर्गत पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अब इनके दो भागों में पढ़ने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि कुछ हमारे मध्य भारत में या हमारे उत्तर भारत में या हमारे प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां बहती हैं, वो कहीं ना कहीं या तो हमारी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं या हमारे अरब सागर मिलती हैं। तो इसको भी हम इनके जो जल निकास के कारण हम इनको उस उद्देश्य पर हम इनको पढ़ेंगे। तो कुछ नदियां हमारे भारत से निकलने वाली जो कि हमारे अरब सागर में अपना जल निकास करती हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा जो कुछ नदियों का जल हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए हम उसको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हम पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी। तो जैसे कि अगर अरब सागर में गिरने वाली, जैसे कि नर्मदा हो गई, है ना, नर्मदा हो गई, ताप्ती है ना, ये नदियां जो हमारी हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अरब सागर पे गिरती हैं। और बंगाल पे खाड़ी में गिरने वाली नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, है ना, कृष्णा, ये नदियां हमारे बंगाल की खाड़ी मिलती हैं। तो हम अपवाह तंत्र को दो चरण में डिवाइड करेंगे। एक होती है हिमालयी नदियां, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये हम अपने अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखेंगे। और भी नदियां हैं, अभी तो सिर्फ हम अपना एक विषय सूची देख रहे हैं, एक सिलेबस देख रहे हैं कि हमको हमारे ज्योग्राफी में क्या क्या अध्ययन करना है। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो एक आपको छोटा सा और स्पेसिफिक आपको सिलेबस मिलेगा, तो यह हम उस सिलेबस को पहले देखेंगे। अब अपवाह तंत्र के बाद हमारा आता है भारत की जलवायु, पॉइंट नंबर डी, भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे हम। तो भारत की जलवायु को अध्ययन करने के लिए हमारे पास मुख्यतः है, हम इसको दो भाग में देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसको मौसम के आधार पर, और दूसरा देखते हैं मानसून के आधार पर। मानसून, अब मानसून जो हमारा जो मौसम होता है, मौसम के अंदर जैसे कि एक तो होता है हमारे ग्रीष्मकालीन, दूसरा होता है हमारा क्या, शीतकालीन। अब बात करते हैं मानसून की। तो मानसून में जैसे कि अगर हम बात करें तो मानसून की उत्पत्ति, मानसून की विशेषताएं, इसका परिवर्तन, और भी इसके अंदर हम नई, जैसे अभी कुछ दो चार नए सिद्धांत आए हैं, जैसे कि क्या है, जूलियन मेंडल ऑसिलेशन, ये कुछ नए सिद्धांत हैं। जूलियन मेंडल ऑसिलेशन, ये हमारा एक नया सिद्धांत है। और एक है क्या, मॉन्ट्रेक्स ओशियन, नहीं, इंडियन ओशियन डाइपोल। तो ये हमारे मानसून के अंतर्गत जो कुछ नए सिद्धांत आए हैं उनके बारे में इनमें चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ABCD हो गया, चार भाग में हमने पहले देख लिया। भारत की मृदा चट्टान देख लिया, भारत का भौतिक विभाजन देख लिया,
और हमने देख लिया हमारा अफवाह तंत्र, भारत की जलवायु, और अब देख रहे हैं हम भारत की क्या मृदा। ई देख रहे हैं भारत की मृदा। भारत की मृदा, तो हमारे भारत में कुछ मृदाएं हैं, जैसे कि काली मृदा, लाल मृदा, मरुस्थली मृदा, ठीक है ना, मरुस्थली मृदा। इसके बाद होता है क्या, मरुस्थली के बाद होता है हमारा क्या, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, और इसके बाद होता है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। तो ये हमारी कुछ मृदाएं हैं जिनको भी हमारे भारत के भूगोल के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है, या हमारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमको हमारे मृदाओं का भी अध्ययन करना है। ठीक है, तो सी वाला हो गया होगा, तो मैं इसको रब कर दूं। और अब हम देख रहे हैं हमारे भारत की वनस्पति। ये भी भारत का वनस्पति भी हमारे प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, इसलिए भी हम इस सेगमेंट को हमारे प्राकृतिक भूगोल के अंतर ही अध्ययन करेंगे, हमारे वनस्पति भूगोल को या वनस्पति को। तो हमारा रहेगा क्या, भारत की वनस्पति, एफ, भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति में हम 3 से 4 देखेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे तो हम सबको देखेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी वनस्पति हैं और इनका क्या महत्व है, इन पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले देखेंगे सदाहरित वनस्पति, सदाहरित वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, शंकुधारी वनस्पति, शंकुधारी वनस्पति, और क्या है, मैग्रो हो गया, मरुस्थली वनस्पति, मैग्रो वनस्पति, मैग्रो वनस्पति। इसके बाद मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति। इसके बाद मरुस्थलीय के अंतर्गत हम एक चीज और देखते हैं, मैदान। तो घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान के अंतर्गत हम जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, अपमर्ग, है ना, चियार, ग्वाल, ये सारी चीजें भी हम हमारे घास के मैदान के अंतर्गत देखेंगे। तो ये होता है आपका भाई साहब प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम इन सारी चीजों को एक तरफ से अध्ययन करना शुरू करेंगे। ये हमारा होता है भारत का भौतिक भूगोल के अंतर्गत। हम भारत की वनस्पति, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत के वनस्पति, भारत का विभाजन, भारत की चट्टानें, इन सब चीजों को हम हमारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। अब सेकंड आता है हमारा क्या, आर्थिक भूगोल। तो बात कर लेते हैं आर्थिक भूगोल की। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो हम तो हैं ही आपके लिए, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको कुछ ऐसा डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या आकर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम देख रहे हैं हमारे भारत का आर्थिक भूगोल। तो हमारा अब टॉपिक होने वाला आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्थिक भूगोल। अब ये आर्थिक भूगोल है क्या, तो थोड़ा सा आर्थिक भूगोल के बारे में समझते हैं कि ऐसी खनिज संपदाएं या ब्रह्मांड की वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी हों, या कहीं ना कहीं जिनसे आज हमारा मानव जीवन चल रहा हो, या जिन पर हमारा मानव जीवन टिका हो,
वो सारी चीजें, क्रियाकलाप है, वो सब हमारे आर्थिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं या आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करते हैं तो जैसे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं संसाधन। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं क्या, संसाधन। और दूसरा होता है हमारा क्या, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं। तो अब प्रश्न ये उठा कि सर अगर हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हमारा आता है संसाधन। तो संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा हम समझते हैं संसाधन के बारे में कि संसाधन एक्चुअली क्या है। तो हम ये कह सकते हैं संसाधन के बारे में कि ब्रह्मांड की वो सारी वस्तुएं, वो सारे पदार्थ, वो सारी चीजें, वो सारे वस्तुएं, मैं याद रखना मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। तो ब्रह्मांड की वो सारे पदार्थ, वो सारी वस्तुएं, वो सारी जरूरत की चीजें जो हमारे मानव जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक होती हैं या जो सहायक होती हैं, आवश्यक होती हैं या सहायक होती हैं, वो सारी चीजें संसाधन कहलाती हैं। चाहे वो मोटर गाड़ी हो, चाहे आज वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे आज हमारे पास लाइट हो, पंखा हो, कुर्सी हो, आज हमारे पास बुक हैं, पेन है, बोर्ड है, कैमरा है ना, ये कहीं ना कहीं सब हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए ये सब संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात होती है आर्थिक क्रियाएं की। तो आर्थिक क्रियाओं का ये होता है कि मानव के द्वारा किया गया कार्य, मानव के द्वारा किया गया वह कार्य जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है। आर्थिक क्रिया का मतलब मानव के द्वारा किया गया वह कार्य जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे हम, कि जैसे मानव ने बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे आज इंडस्ट्री है, खेती वगैरह है ना। तो खेती तो सारे लोग तो नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य बाकी मानव जीवन के लिए भी एक आवश्यकता है या एक सहयोग है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं हमारे आर्थिक क्रियाओं में। तो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी हम देखेंगे हमारी आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं हमारे पहला पार्ट हमारा संसाधन। तो संसाधन होता है हमारे पास दो प्रकार के संसाधन। एक संसाधन होता है मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, और दूसरा होता है हमारा क्या, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न ये उठा कि सर ये मानवीय संसाधन को हम किस प्रकार देखेंगे और ये प्राकृतिक संसाधन को हम किस प्रकार देखेंगे। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत जैसे कि हम आज हमारे मानव ने, हमने क्या बोला था कि वो सारी चीजें जो हमारे मानव जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हमारी हर आवश्यकता को पूरी करें, वो हमारे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इसका, तो जैसे गाड़ी हो गया, आज भी हमारे संसाधन के तौर पर यूज किया जाता है। आज तो एक और ट्रेंड चल रहा है मोबाइल, डिजिटल है ना। तो आज हमारा मोबाइल भी है, कंप्यूटर सिस्टम है। आज भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में आज ये कंप्यूटर भी आज एक बहुत बड़ा सहायक कारीगर है। ठीक, और आज भी हमारे पास जैसे कि कैमरा हो गया, लाइट वगैरह हो गई, है ना, विद्युत, ये सब क्या है, ये सब हमारे मानवीय संसाधन है। कहीं ना कहीं इनको मानव ने ही निर्मित किया है, मानव ने ही बनाया है, और आज हम इनको एक संसाधन के रूप में आज हम इनका उपयोग करते चले आ रहे हैं। दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो कहीं ना कहीं वो हमारे प्राकृतिक हमको दे, या हम प्राकृतिक पर उन संसाधनों के लिए निर्मित हैं, या कहीं ना कहीं वे संसाधन जो प्राकृतिक से निर्मित हुई हैं उनको हम जनरली प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला भी एक हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्रकाश, है ना, और प्रकाश के बाद और कह सकते हैं हम क्या, जल संसाधन है हमारे पास, मृदा संसाधन है हमारे पास, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं हमारे पास में, ठीक है ना। वायु संसाधन है हमारे पास, है ना,
और ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे होते हैं, ये सब हमारे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो संसाधन मैंने आपको बताया दो प्रकार के संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन, दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब देखते हैं हमारे क्या आर्थिक क्रियाएं। तो मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, क्या चलेगा? अब आर्थिक क्रियाओं को भी हम देखेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और आर्थिक क्रियाओं की सबसे पहले हम बात करेंगे इस आर्थिक क्रिया में हुई है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं लिख देता हूं मैं। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत हम देखेंगे हमारे प्राथमिक क्रियाएं, जैसे कि हमारी कृषि या जो हमारे मत्स्य पालन वगैरह होता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं भाई, मत्स्य पालन हो गया, है ना, और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बेसिकली दो ही बात में बात करेंगे हम इनमें, जो आज हमारे लिए संसाधन के तौर पर मुख्य तौर से यूज हो रहा है, जैसे कि मत्स्य पालन या कृषि। मत्स्य पालन और कृषि, ये हमारे यहाँ, ये हमारे भारत देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मत्स्य पालन और कृषि उद्योग। ठीक है, तो हम इनके बारे में देखेंगे भाई कि कृषि के बारे में क्या क्या जरूरत है भाई। कृषि के जैसे कि हरित कृषि क्या है ना, या हरित क्रांति क्या है, इसके बीज के बारे में, इसकी जैविक के बारे में, ठीक है ना, जैसे कि हरित क्रांति, कृषि की उपयोगिता पहली चीज। दूसरी चीज हम कृषि के अंतर्गत देखेंगे और हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के बारे में देखेंगे। हरित क्रांति हो गया, और भी सारी चीजें जैसे कि जैविक उर्वरक, जैविक खाद वगैरह जो हम यूज करते हैं, कि हम हमारी कृषि को और कैसे अच्छे स्तर पर हम ले जा सकते हैं। पहले की कृषि कैसे होती थी, आज की कृषि को हम आधुनिक तौर पर टेक्नोलॉजी के बेस पर कैसे और आगे ले जा सकते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेस थे जहाँ पे खेती नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पानी का साधन और हमारा टेक्नोलॉजी उतना बेस्ड नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है आज के टाइम पर, कि जहाँ खेती नहीं होता था, आज वहाँ भी बोरवेल्स करके और ट्रैक्टर गाड़ियों के माध्यम से भी आज हम खेती कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम देखेंगे मत्स्य और कृषि को। सेकेंड होता है हमारा क्या, द्वितीयक क्रियाएं देखेंगे हम। द्वितीयक क्रियाएं के अंतर्गत हम देखेंगे हमारे उद्योग। द्वितीयक क्रिया के बाद आता है हमारा क्या, उद्योग। ये हमारे उद्योग वाला सेगमेंट आ जाता है, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इन उद्योगों के बारे में, इनका विस्तार, इनको कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे इनको डेवलप किया जा सकता है, उद्योगों के बारे में हम देख सकते हैं, उद्योग के बारे में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे इनकी बाजार व्यवस्था कैसी है ना, बाजार व्यवस्था भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उद्योग से जो निकलने वाला माल है, जो बनने वाला मटेरियल है, वो बाजारों पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी हम इसके अंदर का देखेंगे, बाजार व्यवस्था। और भी हमारे उद्योग, जैसे कि कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति, ये सब हमारे हम उद्योग के अंदर देखेंगे। और भी हमारे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि हमारा लोहा उद्योग है, इस्पात उद्योग है, चीनी उद्योग है, ठीक है, लोहा उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल्स उद्योग। इन सब के बारे में हम हमारे द्वितीयक क्रियाएं, जो आर्थिक क्रियाएं होती है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, उनके अंतर्गत हम देखेंगे उद्योग विस्तार, बाजार व्यवस्था, लोह उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग। अब इनके अंदर हम कुछ और भी पॉइंट देखेंगे कि भाई अगर उद्योग कहीं भी स्थापित है तो वहां पे क्या क्या फैसिलिटी है, वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो उद्योग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रकार के लाभदायक भी हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरमेंटल के लिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। तो हम हमारे इसके बारे में लाभ और इसके थोड़ी हानि और इसके निष्कर्ष के बारे में हम अध्ययन करेंगे जब हम द्वितीयक क्रिया पढ़ेंगे तब।
तीसरा होता है हमारा क्या, तीसरा होता है हमारा क्या, तृतीयक क्रियाएं। तीसरा हमारा जो पॉइंट होता है इसी का मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है तृतीयक क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं देखेंगे, तृतीय क्रियाएं के अंतर्गत हम किन चीजों को देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार या परिवहन, व्यापार या परिवहन। व्यापार या परिवहन, क्योंकि तृतीयक में व्यापार और परिवहन ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे द्वितीयक जो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं होती इनको लेकर के तृतीयक, क्योंकि अगर आज हम कहीं भी एक उद्योग लगाना चाह रहे हैं या आज अगर हम कहीं एक उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो जब तक वहां पे व्यापार या परिवर्तन या परिवहन की अगर व्यवस्थाएं फैसिलिटी वगैरह नहीं होंगी तो हम हमारे यातायात को एक सुलभ तरीके से हम हमारे बाजार व्यवस्था को या जो व्यापार हम उसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कच्चा माल आ नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से, या जो हम कंपाउंड बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट का जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से समय पर बाजार पर डिलीवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को बड़ा एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि परिवहन व्यापार अगर परिवहन अगर प्रभावित होता है तो परिवहन के कारण हमारा व्यापार, व्यापार के कारण हमारा उद्योग भी प्रभावित होगा, बाजार व्यवस्था भी प्रभावित होगा, सिर्फ और सिर्फ परिवहन के कारण या ये सारी चीजें। तो हम इसके अंदर देखेंगे, व्यापार के अंदर हम देखेंगे परिवहन। अब परिवहन क्या है, तो विकास को नियंत्रित करने वाले कारक, इसके अंदर हम देखेंगे विकास को नियंत्रित करने वाले कारक, विकास को नियंत्रित करने वाले कारक, करने वाले कारक, वाले कारक, विकास को नियंत्रित करने वाले कारक, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम और देखेंगे कृषि उद्योग के बारे में कि भाई कृषि के अंतर्गत हम कौन कौन से उद्योगों का परिवहन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब हमारे कृषि पर आधारित हैं या कहीं ना कहीं हमारे कच्चे मालों पर आधारित हैं। तो ये हम देखेंगे, तो कृषि परिवहन के बारे में भी हम देखेंगे। और इसके अंदर हम और पर जैसे कि जल परिवहन, ठीक है ना, जल परिवहन और रेल परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, ये सारी चीजें हमारे इन उद्योगों पर बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं हमारे ये सब चीजें, क्योंकि आज सड़क परिवहन भी है, आज बहुत सारी चीजें रेल के माध्यम से भी, जैसे हमारे डीजल पेट्रोल वगैरह होता है या कच्चे माल बाहर से आना होता है या बाहर भिजवाना होता है ना, तो कहीं ना कहीं रेल से या वायु या जल समुद्री मार्ग से भी दूसरे देशों के साथ हमारा आदान प्रदान होता रहता है कच्चे मालों का, या हमारे जो हमारे यहाँ जो बनती हैं जो सारी चीजें। तो इन सब चीजों को, तो ये हमने आज हमारे भारत भूगोल के अंदर हमने देखा कि भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, और अब देखते हैं हमारे सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल को लेकर मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अगर कहीं भी कुछ अगर समस्या होता है या आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जल्दी मिलता हूं आपके अगले वीडियो का इस आगे वाले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।